डियर स्टूडेंट, फेस टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th ICSE का जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें चैप्टर नंबर 3 जो है मशीन, आज वो स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें फर्स्ट लेक्चर जो है उस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पर बात करेंगे जो मशीन से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो पार्ट ए है उसका नाम है मशीन, टेक्निकल टर्म एंड लीवर। और सबसे पहले तो हम यही जान लें कि मशीन होता क्या है। मशीन क्या होता है ये देखें। तो मशीन की कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने डेफिनेशन लिख रखी है, लेकिन आप वैसे क्या मशीन जानते हैं आपको मैं समझा दूँ क्या है होता है मशीन। याद रखना, जो हमारे डेली जीवन में काम आए और हमारे डेली जीवन के कामों को आसान कर दे, वो सारी चीज़ें मशीन हैं। भले ही उसमें बहुत ज़्यादा आपको टेक्नोलॉजी ना दिख रही हो। जैसे बहुत से लोग क्या होता है ना कि वो चेयर पर बैठे हुए हैं। अब चेयर पर बैठे हुए हैं तो उनको ऐसा लगता है कि चेयर एक मशीन नहीं है। टेबल पर बैठे हुए हैं और पढ़ रहे हैं तो उनको ऐसा लगता है टेबल एक मशीन नहीं है। भाई मेरा जो कहना है वो क्या है कि एवरीथिंग व्हिच इज सराउंडिंग मी, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है जो हमारे काम को ईजी कर सकता है, दैट इज़ मशीन, वो मशीन ही है। तो याद रखना, मशीन क्या है कि मशीन वो सारी चीज़ें हैं जो हमारी लग्जरियस लाइफ को ईजी करती हों, आसान कर देती हों, हमें ज़्यादा इफ़र्ट ना लगाकर ज़्यादा आउटपुट दे देती हों, वो सब कुछ मशीन होता है, ये याद रखना। तो डेफिनेशन क्या है मशीन की? इट इज़ मच ईजियर टू ओपन द नट बाई यूजिंग द रिंच। जैसे ये है, सॉरी, वो मशीन से रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर हमने लिख रखा है कि रेदर देन द बाई हैंड। कह रहा है कि जैसे हम कह दें कि किसी नट को ओपन करना है तो हम हाथ से खोलने से ज़्यादा अच्छा समझते हैं कि हम उसको रेंच से खोलें। हाथ से आप किसी नट को खोलो, किसी नट को हाथ से खोलो और किसी नट को रेंच से खोलो, तो हाथ वाला जो खोल रहा है व्यक्ति नट को, वो ज़्यादा आसानी से खोल लेगा क्या? वो ऐसा हो ही नहीं सकता है। रिंच से खोलना बहुत आसान पड़ेगा लेकिन हाथ से खोलना टफ पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया मशीन को समझाने के लिए, क्या कि हाथ से खोलने की अपेक्षा अगर हम रिंच से खोलें किसी नट को तो ज़्यादा इजी पड़ता है। तो रिंच इज अ काइंड ऑफ मशीन। रिंच क्या है? एक तरीके का मशीन है। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल लिया है कि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टू द पुल अप अ बकेट ऑफ अ वाटर डायरेक्टली फ्रॉम अ बेल। कह रहा है कि अगर आप रस्सी बांधो, रस्सी बांधने के बाद एक बकेट में रस्सी बांधो, बकेट में ये बेल है आपका, और इसमें आपने क्या किया, रस्सी बांध के और बेल के अंदर बाल्टी डाल दिया और ऐसे आप खींच रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं। इससे ज़्यादा आसान पड़ेगा कि आप इसमें क्या करें, एक पुल्ली लगा लें और इस रस्सी को बकेट से होते हुए पुल्ली के ऊपर से आप ऐसे नीचे से खींचते रहें। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। और इस ज़्यादा आसानी करने का जो तरीका है वो मशीनीकरण बोलते हैं या मशीनाइजेशन बोलते हैं। मशीन ही है वो एक तरीके का जो पुल्ली आप यूज़ कर रहे हैं। तो कह रहा है कि हाथ से बकेट पानी, बेल के अंदर जो पानी भरा हुआ है बकेट में, उसको हम उसमें जो रस्सी बांधी हुई है उसको हाथ से खींचने में बहुत टफ पड़ेगा। जबकि आप उसमें एक पुल्ली लगा दें और पूरा सिस्टम बना दें जैसे अभी हमने आपको समझाया, तो उस तरीके से आप फिर बहुत आसानी से क्या करते हो, वाटर को उस बेल से निकाल सकते हो। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू द शिफ्ट दे हैव ब्लॉक बाई पुशिंग इट बट द बिकम्स ईजियर टू शिफ्ट बाई यूजिंग द क्रोबार। कह रहा है अगर देखो क्रोबार है आपके पास, क्या है, क्रोबार है, ये होता है क्रोबार। ये होता है क्रोबार, ये क्रोबार होता है। तो कह रहा है कि अगर मान लो किसी ईंट को या किसी चीज़ को आपको ऐसे उठाना है, कुछ करना है, तो क्रोबार से आपको उठाने में या कुछ भी करने में आसानी हो जाती है, क्रोबार से करने में आसानी हो जाती है। जबकि आपको वैसे हैवी ब्लॉक को या कुछ करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ से क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये सब कुछ आपको कह रहा है काइंड ऑफ मशीन ही है, ये सब काइंड ऑफ मशीन है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। कह रहा है 3 एग्जाम्पल हमने देखे, तो अदर एग्जाम्पल इन आवर डेली लाइफ, कुछ और भी एग्जाम्पल तो हैं हमारी डेली लाइफ में। क्या है? जैसे रिंच है, पुली है, क्रोबार है, etc।
टोटल मेक्स द जॉब ईजियर। ठीक है, हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे अदर एग्जांपल्स हैं इनके अलावा भी, और जो हमारे काम को बहुत आसान कर देते हैं। तो मशीन की डेफिनेशन क्या बनी? अब मशीन की डेफिनेशन क्या दोगे बताओ? मशीन की डेफिनेशन क्या दोगे अब? मशीन की डेफिनेशन क्या दोगे अब? अब मशीन की डेफिनेशन बनेगा अ मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली और द इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड डिवाइस फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क। कह रहा है कि किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकली जो डिवाइस प्रिपेयर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो डिवाइस प्रिपेयर होता है, मैकेनिकली जो डिवाइस प्रिपेयर्ड होता है, ये सब मशीन ही हैं। कह रहा है ये सब के सब मशीन ही हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि मशीन और टूल दैट मेक्स आवर लाइफ ईजियर बाई सेविंग अस टाइम एंड एनर्जी। These tools allow us to do more work by using less effort। अब ये देख लो, जो ये डेफिनेशन है ये क्या कहना चाह रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है कि मशीन वो सारे टूल्स हैं जो हमारे लाइफ को इजी कर देते हैं। हमारे लाइफ को क्या कर देते हैं? इजी कर देते हैं। हमारी टाइम बचा लेते हैं, हमारी एनर्जी बचा लेते हैं। मशीन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी डिवाइस है जो हमारी लाइफ को इजी कर दे, हमारी टाइम बचा ले, हमारी एनर्जी बचा ले। ये सारे के सारे टूल्स जो हैं वो मशीन हैं। दीज टूल्स अलाउ टू डू मोर वर्क। ये टूल्स अलाउ करते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने पर, जबकि कम से कम एफर्ट लगाया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकते हो आप कम से कम एफर्ट लगाकर। तो कह रहा है इस तरीके की जो चीज़ बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम मशीन बोलते हैं। तो मशीन की दो डेफिनेशन हो गई, दो डेफिनेशन और है अपने पास। आपको जो डेफिनेशन अच्छा लगे वो डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट यू कैन यूज टू डू वर्क इन अ वे दैट इज ईजियर और मोर इफेक्टिव। कह रहा है कि ये जो डिवाइस है दैट यू कैन यूज, जो आप यूज कर रहे हैं, जो आप यूज कर रहे हैं, टू डू वर्क इन द वे दैट ईजियर और मोर इफेक्टिव। वो काम को भी आसान कर सकता है वो डिवाइस, वो मशीन, और बहुत इफ़ेक्टिव भी बना सकता है। तो जो डिवाइस काम को बहुत इजी बना दे और बहुत इफ़ेक्टिव बना दे, वो सारी की सारी चीज़ें वो सारी डिवाइसेस जो हैं वो मशीन हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो डिवाइस काम को इजी बनाए और बहुत इफ़ेक्टिव बना दे, वो क्या है? वो मशीन है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि मशीन है ये। फोर्थ डेफिनेशन क्या है मशीन की? अ डिवाइस दैट मेक्स वर्क ईजियर बाई चेंजिंग द साइज और द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। कह रहा है एक ऐसी डिवाइस जो बहुत वर्क करे आसान वे में और चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे? साइज या शेप या एनीथिंग। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जो इन सब चीज़ों को कर दे, हम उसे भी क्या बोलेंगे? मशीन बोलेंगे। ये भी याद रहना चाहिए आपको। तो मशीन किसे बोलेंगे? जो हमारे काम को आसान कर दे या चेंज कर दे, साइज को, शेप को, या डायरेक्शन ऑफ फोर्स को चेंज कर दे, तो उसे भी हम लोग मशीन बोलेंगे। तो मशीन का ये फोर्थ डेफिनेशन था। आई होप ये जितने भी हमने डेफिनेशन और एग्जांपल बताए ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो अगर ये मशीन हमने पढ़ लिया, मशीन की डेफिनेशन पढ़ ली, तो मशीन के फंक्शंस क्या होते हैं? तो फंक्शन एंड यूजेज ऑफ द सिंपल मशीन। सिंपल मशीन के फंक्शन क्या होते हैं और उनके यूजेज क्या होते हैं? द वेरियस फंक्शन ऑफ द मशीन आर यूजफुल टू अस इन द फॉलोइंग 4 वे। हम 4 तरीके से मशीन के फंक्शंस को पढ़ सकते हैं। नंबर 1 जो फंक्शन है वो क्या है कि इन द लिफ्टिंग अ हैवी लोड बाई अप्लाइंग द लेस इफर्ट, तो हम इसको फोर्स मल्टीप्लायर कहेंगे। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करें कि हैवी लोड है और कम फोर्स लगा के, बहुत हैवी लोड को कम फोर्स लगा के हम लिफ्ट कर लें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऐसे मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर मशीन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप गाड़ी धुलवाने गए होंगे तो एक बड़ी सी ट्रक एक प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई, एक पतला सा छोटा मोटा लड़का गया, एक पंप है, उस पंप को बार बार वो पैर से, हाथ से, जैसे भी प्रेस करने का उसमें कंडीशन हो, प्रेस कर रहा है, और इधर हाइड्रोलिक सिस्टम से क्या हो रहा है, वो ट्रक पूरी की पूरी ऊपर उठ जा रही है धुलने के लिए, प्लेटफार्म के ऊपर जो ट्रक खड़ी हुई है।
तो आप क्या देखते हो कि इस पतले से लड़के ने क्या किया, इस पूरे ट्रक को उठा दिया एक मशीन के थ्रू, एक सिस्टम के थ्रू। तो वहाँ पर क्या है कि ये फोर्स मल्टीप्लायर ही है कि 1 न्यूटन ये लगाया होगा तो यहाँ जाके ये 1000 न्यूटन बन गया होगा, या 1 न्यूटन लगाया होगा तो हो सकता है 10,000 न्यूटन बन गया होगा। तो इस तरीके से जो कह सकते हैं कि सिस्टम है, इस सिस्टम को हम फोर्स मल्टीप्लायर कहते हैं। और मशीन का जो ये यहाँ पर ये हाइड्रोलिक सिस्टम में तरीका है वो यही है, क्या है वो कि इन लिफ्टिंग अ हैवी लोड को उठाना है बहुत कम इफर्ट लगाकर, ऐसे मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। एग्जांपल देखते हैं कि ऐसी कौन सी मशीन हो सकती है। तो एग्जांपल क्या है कि जैक इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार, एक कार को उठाना है तो उसके जैक को लगाते हैं। जैसे कार पंचर हो गई, अब उसका टायर खोलना है, तो एक आदमी से कहो तुम उठाए रहो कार, मैं जल्दी जल्दी खोल लेता हूँ, तो ऐसा तो वो आदमी 2 ही मिनट में सही हो जाएगा वो। लेकिन आप क्या करते हो, उस पहिए के एक्सेल के नीचे क्या कर देते हो, आप जैक लगा देते हो। एक लीवर होता है, उस लीवर से इस जैक को घुमा घुमा के आप इसको इलांगेट कर देते हो, और फिर आप जैक लगा के उस पहिए को उठा देते हो और अपना पहिया खोल लेते हो और बनवा कर उसका पंचर फिर से उसको इंसर्ट कर देते हो उस एक्सेल के अंदर। तो जैक यूज करते हो आप किसी कार को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। तो ये जो सिस्टम है होता है ना, ये सिस्टम क्या है जी, ये सिस्टम एक मशीन ही है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे क्या है कि बार इज यूज टू लिफ्ट अ लीवर अ हैवी स्टोन को उठाने के लिए, हैवी स्टोन को लिफ्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बार यूज करते हैं, ठीक है। स्पैड यूज करते हैं, पुली यूज करते हैं, और ये सारे मैंने डायग्राम भी बना रखे हैं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। व्हील वैरो होता है। तो ये सारे सिस्टम जो होते हैं एज अ फोर्स मल्टीप्लायर हम लोग यूज करते हैं, ये सब फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में यूज करते हैं इन सारे सिस्टम्स को। ये व्हील वैरो है मेरा, ये व्हील वैरो है, ये व्हील वैरो है, यहाँ पर डायग्राम बना दिया है व्हील वैरो का। व्हील वैरो आप देखे होंगे कि कूड़ा गाड़ी जिसको बोलते हो आप लोग, व्हील वैरो बोलते होता है वो। कूड़ा इसी में रख लेते हैं, इसी में कूड़ा रख लेते हैं, और इसमें एक पहिया लगा होता है, इसको हाथ में पकड़ लेते हैं, हैंडल हाथ में रहता है। तो ये सारे फोर्स मल्टीप्लायर के एग्जाम्पल हैं। फोर्स मल्टीप्लायर में बेसिकली होता क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर में इस तरीके के मशीन में कि एफर्ट जो होता है वो ना वो कम होता है, लोड ज़्यादा होता है, मतलब कम फोर्स लगाकर ज़्यादा लोड आप उठा लेते हो, तो ऐसे मशीन को हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं, फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन इसी में क्या होगी, पहला तो हमने फोर्स मल्टीप्लायर मशीन देखा, दूसरा किसी मशीन में ये देखो, ये हमने हमारा हेडिंग क्या है, फंक्शन ऑफ द यूजेज अ सिंपल मशीन में पहला फंक्शन हमने देखा कि लिफ्ट करना है हमको हैवी लोड को लेस इफर्ट लगाकर, जिसको हम फोर्स मल्टीप्लायर बोलते हैं। सेकंड में क्या है कि हमको चेंज करना है, क्या चेंज करना है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज करना है बाय ऑफ इफर्ट टू द कन्वेनियंट पॉइंट। हम क्या करें कि अगर साइकिल का देखते हो ना सिस्टम, पूरा साइकिल के इस सिस्टम पर यहीं पर हम लगाएं अपना पैडल, तो यहाँ पर लगाएंगे तो उसको चलाने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उसको चलाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो साइकिल हमारा चल ही नहीं पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो अब क्या करें कि हमारा ये साइकिल बढ़िया से ये टूथ व्हील जो है वो मूव करे। तो हमने क्या किया कि इसके एक्सेल से इसको कनेक्ट कर दिया थोड़ी दूर पर पैडल। अब यहाँ पर फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, तो ये जो हमारा टूथ व्हील है ये बहुत अच्छे से मूव करेगा, बहुत अच्छे से मूव करेगा। तो हम पहली कंडीशन तो फोर्स मल्टीप्लायर कर लिए, दूसरी कंडीशन क्या ले रहे हैं, चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफर्ट। जहाँ हमको इफर्ट लगाना है उस इफर्ट की डायरेक्शन को ही हमने चेंज कर दिया है, उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को ही चेंज कर दिया है। और जब उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को चेंज कर दिया है तब देख रहे हैं कि बहुत आसानी से हमारा ये टूथ व्हील मूव कर रहा है, ठीक है। तीसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं उसमें कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द इफर्ट के डायरेक्शन को ही हमें चेंज करना है, और कन्वेनिएंट पॉइंट पर, ठीक है। कहाँ पर, कन्वेनिएंट पॉइंट पर।
इसका एग्जाम्पल क्या लेंगे हम? तो इसका एग्जाम्पल हमने जो लिया है वो क्या है, यहाँ पर हमने एक बेल लिया है, कुआं लिया है। कुएं में हमने क्या किया, एक पुली सिस्टम लगा दी और एक वायर डालकर ऐसे और यहाँ तक ले आए जहाँ हमको खींचना है इसको, और इस वाले यहाँ पर एंड पर, इस वाले एंड पर हमने क्या लगा दिया है, एक बाल्टी लगा दी है। यहाँ पर बाल्टी लगा दी है, बाल्टी में पानी है और ये इस तरीके से इसको ऐसे खींचेगा। जब ऐसे खींचेगा तो देख रहे हो कि बाल्टी में जो पानी है उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर है और इफर्ट हम किधर लगा रहे हैं, नीचे की ओर लगा रहे हैं। तो यही तो हम दिखाना चाह रहे थे कि चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ इफर्ट का डायरेक्शन ही तो हमको चेंज करना है। इफर्ट का डायरेक्शन नीचे की ओर है और लोड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है। देखो ना, लोड, तो हमें इफर्ट और लोड की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं मशीन के थ्रू। तो ये भी एक हमारी कंडीशन हो गई, ठीक है। जो हमारा फोर्थ और लास्ट है वो क्या है कि फॉर ऑब्टेनिंग द गेन इन स्पीड, हमें स्पीड भी तो चाहिए मशीन के अंदर। तो मशीन को जब गेन इन स्पीड बनाना है तो क्या करें हम, यानी कि हम गेन इन स्पीड में क्या देखते हैं कि लोड का ग्रेटर मूवमेंट हो और इफर्ट का स्मॉलर मूवमेंट हो। लोड हमारा ज़्यादा मूव कर जाए और इफर्ट हमारा कम मूव करे तो हम इसको क्या बोलते हैं, गेन इन स्पीड बोलते हैं। और चाहिए भी कि आपको अगर अपना काम आसान बनाना है तो आप थोड़ा कम चलें और जहाँ पर आपको इसका इफेक्ट देखना है वो थोड़ा ज़्यादा चल दे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेन इन स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, गेन इन स्पीड। तो इसका भी बेसिक एग्जांपल हमने ले रखा है। इसका एग्जांपल क्या है हमारा, इसका एग्जांपल है यहाँ पर सीजर में आप थोड़ा जहाँ पर हाथ डाल के इस सीजर को चलाते हैं उसको थोड़ा सा चलाते हैं और कपड़ा यहाँ 1 फीट कट जाता है, 1.5 फीट कट जाता है। जितनी बड़ी ये आर्म होगी उतना ज़्यादा कट जाता है कपड़ा। तो आपने क्या देखा कि सीजर इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द गेन इन स्पीड। जहाँ पर आप सीजर के अपना हाथ डालकर यहाँ पर थोड़ा कम फोर्स लगा के थोड़ा सा ही चलाते हैं और आपका ये जो एज होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा चल जाता है, कला से थोड़ा ज़्यादा कट जाता है। तो कम इफर्ट लगाते हैं और ज़्यादा फोर्स लग जाता है। तो ये भी जो फोर्थ पॉइंट है ये भी मशीन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसके और भी एग्जांपल हैं फोर्थ वाले के जहाँ पर गेन इन स्पीड है। जैसे ब्लेड ऑफ द नाइफ के ब्लेड में देखो, नाइफ ये आपने हाथ में पकड़ रखा है और ये इसका एज है, शार्प एज है। अब आप इसमें देखते हैं कि थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और बहुत ज़्यादा आप देखते हैं कि जो प्याज, टमाटर, आलू जो भी काटना होता है वो कट जाता है, ठीक है। यहीं पर भी ब्लैंट एज ले लें तो उतना नहीं हो पाता है, लेकिन तो प्रेशर का भी थोड़ा खेल आ जाता है इसमें, ठीक है। इस वाले केस में क्या होता है कि इफर्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा लगाते हैं और लोड थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा चलाते हैं आप, इफर्ट आर्म कहना चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चलाते हैं आप और लोड आर्म थोड़ा कम चल पाता है। और इस तरीके से ये जो कंडीशन हो जाती है वो फुलफिल हो जाती है, गेन इन स्पीड वाला केस आ जाता है। तो बेसिकली लिखेंगे क्या आप कि मशीन इज़ अ डिवाइस। अब आप फाइनली जो 3-4 कंडीशन आप पढ़े, पहली कंडीशन क्या पढ़े आप, पहली कंडीशन आपने ये पढ़ा कि हमको मशीन को फोर्स मल्टीप्लायर कैसे बनाना है। दूसरी कंडीशन आपने ये पढ़ा, सेकंड कंडीशन में आपने ये पढ़ा कि आपको किसी कह सकते हैं कि इफ़र्ट के पॉइंट को चेंज करना है, कन्वीनियंट पॉइंट पर लगाना है इफ़र्ट को, तो वो फिर आपको कैसे लगाना है, यानी कि चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द इफ़र्ट टू अ कन्वीनियंट पॉइंट। तीसरा हमने पढ़ा कि इफ़र्ट का डायरेक्शन हम कन्वीनियंट डायरेक्शन में कैसे हम चेंज कर सकते हैं। चौथा आपने क्या पढ़ा कि हम किसी मशीन को गेन इन स्पीड कैसे बना सकते हैं। तो मशीन के ये चारों जो टर्म है ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला फोर्स मल्टीप्लायर, दूसरा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हमको चेंज करना है इफ़र्ट का, तीसरा क्या है कि चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ इफ़र्ट, और चौथा क्या है गेन इन स्पीड। दीज फोर कह सकते हैं कि लाइन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग द मशीन दैट इज रिप्रेजेंट व्हाट काइंड ऑफ मशीन। यही रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किस तरीके का मशीन है, ठीक है, या कौन सा मशीन है। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि मशीन इज अ डिवाइस बाई विच वी कैन आइदर ऑब्टेन द गेन इन स्पीड, या तो हम मशीन से गेन इन स्पीड कर सकते हैं, या तो ओवरकम द लार्ज रेजिस्टिव कर सकते हैं फोर्स को,
या कह सकते हैं कि सम पॉइंट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द स्मॉल फोर्स ऑफ एफर्ट एट द कन्वीनियंट पॉइंट एंड द डिजायर्ड डायरेक्शन। तो जो हमने चारों ऊपर पॉइंट लिखा ना, उसी पॉइंट को मिलाकर हमने क्या बना दिया, एक डेफिनेशन बना दी। और वो डेफिनेशन ये बता रहा है कि किसी मशीन या डिवाइस को कैसा होना चाहिए, या तो गेन इन स्पीड होना चाहिए, या तो वो लोड रजिस्टिव पावर को रजिस्टिव फोर्स को कम कर ले, या तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इफर्ट चेंज कर दे, या डायरेक्शन ऑफ इफर्ट चेंज कर दे, या तो गेन इन स्पीड हो जाए। तो ऐसी जो कोई भी चीज़ है हम उसको मशीन कहते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू द मशीन। मशीन से रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म की बात करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। ठीक है, फिजिक्स टाइम का जो ये सीरीज चल रहा है, इस पर आप कितना समझ पा रहे हो और क्या इसके प्रति आपका रवैया है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। और वीडियो आपको कैसी लग रही है इसका इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर दें। अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं भी अच्छा लग रहा है तो आप डिसलाइक ज़रूर करें, या आप ज़रूर ये बताएं कि वीडियो की कंटेंट में क्या कमी रह गई या क्या है इसमें। ठीक है बेटे, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।